हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT हिस्ट्री क्लास 8 के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय तीसरा है। यहां पर हम ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है आपका, 18वीं सदी के द्वितीयार्ध में बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला है, 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। सेकंड, इस कालखंड में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली के कार्यकाल के दौरान कंपनी ने राजस्व आय के लिए स्थायी बंदोबस्त नामक एक व्यवस्था लागू की। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंपनी ने, आपको पता ही होगा, 1765 में कंपनी ने मुगल बादशाह से जो है, यानी कि जो बंगाल की दीवानी अधिकार है वो प्राप्त कर लिया है एक आदेश के जरिए। और उसके बाद लगातार कंपनी का शोषण जो है बंगाल में बढ़ता चला गया है। और इसी शोषण का परिणाम ये है कि 1770 में जो अकाल पड़ा है, यहाँ पर लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई है और लगभग बंगाल की 1/3 आबादी जो है वो समाप्त हो गई है। यानी आप समझ सकते हैं 1/3 आबादी यहाँ पर समाप्त भी हो गई है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड कथन है, देखिए यहाँ पर जो भी ये अंग्रेज शासक थे यानी ब्रिटिश शासक थे, इनके मन में केवल और केवल एक ही बात थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती रहे, ताकि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हमारी ज़रूरतें केवल यहीं के पैसे से चलती रहें, हमें ब्रिटेन से कुछ भी नहीं लाना पड़े। तो इस उद्देश्य से ये लगातार राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से नए नए इन्होंने राजस्व को लेकर एक्सपेरिमेंट किए हैं। कुछ सफल भी हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा असफल भी हुए हैं। तो उसी क्रम में इन्होंने, यहाँ पर आप देखते हैं, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय चल रहा था, तो कॉर्नवालिस के समय में 1793 की बात है, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई है। राजस्व आय के लिए एक स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई है। और इस समय आप देखेंगे गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ना कि आपका लॉर्ड बेलेजली, यानी यहाँ पर कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। केवल पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पहले का आंसर है बी, यानी केवल दूसरा वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, राजस्व की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है यहाँ पर, इसके अंतर्गत राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता देकर उन्हें किसानों से लगान वसूलने का काम दिया गया। अगला है, इस व्यवस्था के अनुसार जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। अगला है, इसके अंतर्गत किसान से तय राजस्व को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता था और जमीन पर किसान का अधिकार सुरक्षित रखा गया था। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर इसी क्रम में जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई है, तो ये किस प्रकार की व्यवस्था है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे 1793 में ये व्यवस्था लागू की गई, 1793 की बात है ये। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसके अंतर्गत जो राजा हैं, स्थानीय राजा हैं या तालुकदार वगैरह हैं, इनको जमींदार के रूप में मान्यता दे दी गई है और इन्हें ये काम सौंपा गया है कि आपको किसानों से लगान वसूलना है। तो यहाँ पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। अगला कथन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बताया गया है इस व्यवस्था के अनुसार जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इस व्यवस्था में जो जमींदार हैं उनसे कितनी धनराशि हमें लेनी है उसकी रकम फिक्स कर दी गई, यानी उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है, वो फिक्स रहेगी। मान लीजिए हमने उस समय के हिसाब से सेट कर दी कि 500 रुपये पर महीने हमें चाहिए, चाहे आपको आमदनी हो या ना हो, जमींदार को इतनी रकम जो है चुकानी है। अगर वो रकम चुकाने में, राजस्व चुकाने में विफल हो जाता है तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो यहाँ पर वही होता था। यानी इसका मतलब ये निकल कर आता है कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। जो राजस्व की कीमत तय कर दी गई है उसमें कभी इजाफा नहीं होगा। लेकिन यह शर्त केवल जमींदारों के लिए थी, ना कि किसानों के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सेकंड कथन तो सही है, तीसरा कथन असत्य है। यहाँ बताया गया है कि अंतर्गत किसान से तय राजस्व कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता था और जमीन पर किसान का अधिकार सुरक्षित रखा गया था। देखिए, जमीन पर किसान का जो अधिकार है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था, यानी कि ना ही किसान के लिए कैसी कोई कंडीशंस थी कि ये किसानों के लिए राजस्व कभी बढ़ाया नहीं जाएगा। नहीं, किसानों से तो मनमर्जी से पैसा लिया जाता था। जमींदार अपनी मनमर्जी से पैसा वसूलते थे। उन्हें नहीं मतलब है कि किसान ने कितनी फसल उगाई है, कितना उसे नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है, प्राकृतिक आपदा से उसे कुछ बचत हुई भी है या नहीं हुई है। उन्हें तो केवल राजस्व से मतलब था। तो यहाँ पर किसानों की बहुत ज़्यादा कह सकते हैं दुर्दशा हुई है, किसानों को 1% भी लाभ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका केवल और केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आंसर है आपका सेकंड का ए। अगला है यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की विफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपके सामने कारण दिए गए हैं और इनमें पूछा गया है कौन सा कारण आपका जो है सही नहीं है। पहला है,
कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए बहुत खर्चा कर रहे थे, इस वजह से उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा था। अगला है, कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। अगला है, 19वीं सदी के पहले दशक तक बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा, इससे कंपनी को फायदा हुआ। देखिए, बात की जाए तो कंपनी के अफसरों ने ये आशा की थी कि भाई हमने जो एक राजस्व की रकम फिक्स कर दी है, इसके बावजूद भी कुछ जो रकम बचेगी उससे जमींदार का भी फायदा होगा और जमींदार उस पैसे से केवल अपना फायदा ही अर्जित नहीं करेगा, बल्कि उसका फर्ज ये भी बनेगा कि जो भू सुधार वगैरह है, आसपास के जो भी किसान हैं उनकी जमीनों को उनमें सुधार लाने के लिए भी वो काम करे, ताकि क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वाला राजस्व भी बढ़ेगा। अब चूंकि यहाँ पर जो जमींदार है उसके ऊपर पहले से इतना ज़्यादा भार डाल दिया गया था, उसके ऊपर पहले से इतनी ज़्यादा कीमतों का भार डाल दिया गया था कि वो जमीन सुधार के बारे में सोच ही नहीं पाया, और कहीं कहीं पर जमीन सुधार का मौका भी मिला तो जमींदारों ने करना नहीं चाहा। तो इस वजह से आप देखेंगे कि जो जमीन है उसकी गुणवत्ता लगातार उसमें हिनास होता गया है और एक स्थिति ऐसी आई है कि किसान बिल्कुल कंगाल हो गया है, भूखे मरने पर कह सकते हैं, भूखा मरने लगा है किसान। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा। तो यहाँ बोला गया है कि कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए बहुत खर्चा कर रहे थे। नहीं, कंपनी के अफसरों ने यहाँ पर ये पाया है कि जमींदारों ने जमीन में सुधार के लिए कोई खर्चा नहीं कर रहे थे। ये यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही अतिरिक्त भार था और यहाँ पर जमींदारों को थोड़ा बहुत बच भी रहा था, तो वो बिल्कुल उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी सुधार करने की। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो बहुत ज़्यादा था, इसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। तमाम जमींदारों की जो जमींदारी है वो छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियों को जो कंपनी बाकायदा नीलामी भी करती थी। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगला यहाँ पर कथन बताया गया है कि 19वीं सदी के दशक तक यहाँ पर बाजार में कीमतें बढ़ी हैं, यानी हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा हालात बदले हैं, बाजार में कीमतें बढ़ी हैं, धीरे धीरे खेती का विस्तार भी होने लगा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ है। क्यों? यहाँ पर जमींदारों को तो फायदा हुआ है। 18वीं सदी में जैसे ही आते हैं तो जो आपका जमींदार है इनको तो फायदा हुआ है, लेकिन कंपनी को नहीं हुआ है। देखिए, जमींदारों को क्या था, एक फिक्स राजस्व जो है वही देना है। अब कंपनी ने तो दरें पहले ही तय कर दी है कि हमें 500 रुपये चाहिए। अब बेशक इसका चाहे इन्हें ज़्यादा मुनाफा हो जाए या घाटा हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब 19वीं सदी के पहले दशक में यहाँ पर उत्पादन बढ़ने लगा है, कीमतें बढ़ी हैं, तो यहाँ पर जमींदारों को तो फायदा हुआ है, लेकिन कंपनी को यहाँ पर घाटा होने लगा है, क्योंकि कंपनी ने अपनी दरें जो थी लाइफ टाइम के लिए निश्चित कर दी थी। इस वजह से यहाँ पर घाटा हुआ है कंपनी को। तो तीसरा वाला कथन यहाँ असत्य हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। पहला तीसरा कथन सही नहीं है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3। चौथा प्रश्न है अब आपका, महालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला है, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। सेकंड, इसमें राजस्व के लिए निर्धारित इकाई महाल थी, जिसका अर्थ गांव या गांव का समूह था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। अगला है, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार को सौंप दिया गया। तो बात कर लेते हैं हम आपके बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत की। हालांकि अब उत्तर पश्चिमी प्रांत का अधिकांश हिस्सा जो है आपके यूपी में आके लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए एक व्यक्ति था हॉल्ट मैकेंजी, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहाँ पर एक व्यक्ति था, अंग्रेज व्यक्ति हॉल्ट मैकेंजी। तो हॉल्ट मैकेंजी ने ये व्यवस्था तैयार की थी महालवाड़ी वाली, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में बहुत सारी खामियां थी और कहीं ना कहीं उसकी वजह से किसानों पर भी बहुत ज़्यादा दोहरा बोझ पड़ा। किसान पूरी तरह से कंगाल हो गए और जमींदारों की भी जमींदारी छिन गई। तो यहाँ पर एक नई प्रकार की व्यवस्था ईजाद की गई है, इसका नाम है महालवाड़ी बंदोबस्त। तो ये 1822 में लागू की गई है बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नहीं बल्कि हॉल्ट मैकेंजी ने ये सुझाया है। पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैकेंजी को ये विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। तो इसने क्या किया है, इसके आदेश पर जो कलेक्टर हैं इन्होंने गांव-गांव का दौरा किया है, जमीन की जांच की है, खेतों को मापा है और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया है। तो ऐसे करके इसमें राजस्व के लिए निर्धारित इकाई क्या है, महाल थी। महाल का अर्थ क्या है, गाँव या गाँव का पूरा समूह। तो सेकंड वाला कथन यहाँ सही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया है, बल्कि इसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। गुंजाइश इसी वजह से रखी गई है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर बार एक जैसी फसल नहीं होती है, कभी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाती हैं फसलें, तो किसान को कुछ नहीं बचता है। कई बार क्या होता है, कोई अकाल वगैरह पड़ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी राजस्व है उसमें गुंजाइश रखी गई है, संशोधनों की गुंजाइश रखी गई है।
अगला कथन है यहाँ पर राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार को सौंपा गया है। नहीं, यहाँ पर जमींदार की बजाय जो गांव का मुखिया है उसको ये काम सौंपा गया है, यानी गांव के मुखिया को पूरे गांव का जो भी राजस्व इकट्ठा करना है और उसको यहाँ पर किसको, कंपनी को प्रदान करना है। तो यहाँ चौथा वाला कथन असत्य हो जाएगा। देखिए, यही व्यवस्था आपकी जो है महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहलाई है। पूछा गया है यहाँ पर कौन कौन सा कथन सही नहीं है, केवल पहला और चौथा कथन सही नहीं है, तो आंसर है चौथे का डी। पांचवा प्रश्न है अब आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया। सेकंड, दक्षिण में परंपरागत जमींदार के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना तय किया गया। अगला है, इस व्यवस्था को कैप्टन रीड ने विकसित किया था। तो देखिए, बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था की, और रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये मुख्य रूप से खास करके आपके ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिण भारतीय इलाके हैं, तो वहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की जगह ये नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रैयतवाड़ी नाम दिया गया है इसे। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। हमें देखने को मिलता है कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं रहे हैं, यानी उत्तर भारत की तरह दक्षिण में जो जमींदारी का अभाव रहा है, तो इस वजह से ये व्यवस्था जो है सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करने की ये व्यवस्था तय की गई थी। तो सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। आप देखेंगे इस व्यवस्था का विकास जो है यहाँ पे व्यक्ति हुए हैं टॉमस मुनरो। तो टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था का विकास किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को, यानी टॉमस मुनरो ने इसका विकास किया है, और यहाँ पर कैप्टन रीड हैं, रीड ने ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर फिर लागू की है। तो यह तीसरा वाला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इस व्यवस्था को कैप्टन रीड ने, नहीं, कैप्टन रीड ने नहीं है, बल्कि यहाँ पे टॉमस मुनरो ने विकसित किया था। कैप्टन रीड ने तो बाद में फिर से लागू किया था। तो यहाँ पर केवल आपका पहला दूसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल एक और दो। देखिए, यहाँ पर रीड और मुन्नो को ये लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सीधा सीधा यही तर्क दिया था कि यहाँ पर जो भी राजस्व की वसूली की जाए वो डायरेक्ट किसानों से, यानी कि वहाँ पर किसानों को रैयत कहा जाता है साउथ में, तो उनसे यहाँ पे वसूली की जानी चाहिए, जो कि अपनी जमीन को पीढ़ी दर पीढ़ी करते जोतते आ रहे हैं। तो ऐसा इनका मानना था। तो यहाँ पे पांचवें का आंसर है ए, केवल एक और दो। छठवां प्रश्न है अब आपका, ब्रिटिश काल में भारत के विभिन्न भागों के किसानों द्वारा उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, आप सब लोग ये बात तो जानते होंगे कि अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने व्यवसायिक फ़ायदे के लिए यहाँ पर भारतीय किसानों के ऊपर दबाव डाला था कि आपको ये पर्टिकुलर फसल उगानी है। तो यहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारी फसलें जो कभी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं थी, वो भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा बन गई हैं। जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का कभी हिस्सा नहीं रही थी, लेकिन हाँ, अंग्रेजों के दबाव में, क्योंकि व्यावसायिक फसलें थी ये, तो भारतीय किसानों को उगानी पड़ी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे उस काल में यहाँ पर पर्टिकुलर एक क्षेत्र किसी एक विशेष फसल के लिए जाना जाता था। तो बात कर लेते हैं बंगाल, पटसन, असम चाय, संयुक्त प्रांत गेहूं, पंजाब गन्ना, महाराष्ट्र कपास, मद्रास चावल। देखिए, यहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे हैं। तो इसी क्रम में बंगाल पटसन के लिए फेमस था, असम चाय के लिए उस समय, यानी असम में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती थी। आपका संयुक्त प्रांत, यानी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, ये गेहूं के लिए नहीं बल्कि जो गन्ना है, गन्ने की फसल के लिए फेमस था। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब आपका जो है गन्ना के लिए नहीं बल्कि पंजाब जो है आपके गेहूं की फसल और साथ ही साथ इसके अलावा कपास यहाँ पर और उगाई जाती थी, यानी गेहूं की फसल और कपास यहाँ पर उगाई जाती थी। तो यहाँ चौथा वाला कथन आपका गलत है। महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र कपास के लिए फेमस था, और मद्रास जो था आपका चावल के लिए। तो यहाँ पर आपका तीसरा और चौथा कथन आपका जो है ये गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर छठवें का सी वाला, यानी केवल तीसरा और चौथा युग्म सही नहीं है। सातवां प्रश्न है अब आपका, कलमकारी छपाई का संबंध भारत के किस राज्य से है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। देखिए, यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश कलमकारी छपाई के लिए फेमस है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है और यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। हालांकि इसमें केवल आपकी किताब में इसका जिक्र किया गया है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। एक तुलना की गई है ब्रिटेन के छपाई खाने से और अपने भारत की जो कलमकारी छपाई है उसकी तुलना की गई है कि कौन सा बेटर है, तो वो बताया गया है। तो ये कलमकारी छपाई का संबंध आपके आंध्र प्रदेश राज्य से है। तो सातवें का आंसर है आपका बी वाला। आठवां प्रश्न है अब आपका, ब्रिटिश भारत में नील की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, यूरोप के वोड नामक पौधे की तुलना में नील का पौधा बेहतर रंग देता था, जिस कारण भारतीय नील की यूरोप में बहुत मांग थी। सेकंड, नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। अगला है, नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की जा सकती थी।
देखिए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर नील का पौधा जो होता है मुख्य रूप से एक उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगने वाला पौधा होता है। और आप ये देखेंगे कि जो यूरोप में उगने वाला बोर्ड नामक पौधा होता है, तो बोर्ड के पौधे में, जो बोर्ड के पौधे से बनने वाला रंग है उसमें बहुत ज़्यादा चमक नहीं होती है, जबकि नील में बहुत ज़्यादा चमक होती है। यानी कि ये चमक, नील बहुत ज़्यादा चमकदार रंग का होता है और बोर्ड जो होता है उसका रंग बेजान टाइप का होता है, फीका टाइप का होता है। तो जब यहाँ पर ये आप देखेंगे, जब नील का पौधा संज्ञान में आ गया है तो इन लोगों ने नील उगाने के लिए दबाव बनाया है, क्योंकि नील के पौधे में कहीं ना कहीं बेहतर चमक थी और बेहतर रंगने की एक काबिलियत थी। तो यहाँ पर यूरोप में आप देखेंगे भारतीय नील की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। नील की खेती के यहाँ पर दो मुख्य तरीके थे। दो मुख्य तरीके कौन कौन से? निज और रैयती। दोनों कथन आपके सही हैं। नील की खेती यहाँ पर दो तरीके से की गई भारत में, एक तो निज और दूसरी है रैयती के आधार पर। नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ठीक है, क्योंकि नील के पौधे की जड़ें जो होती थी बहुत गहरी होती थी, तो गहरी जड़ें होने की वजह से जो भी मृदा के पोषक तत्व हैं उनको पूरी तरह से खींच लेती थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो भूमि की उर्वरता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती थी। तो ये जो जमीन है खेती योग्य फिर नहीं रह जाती थी। तो यहाँ तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की जा सकती थी। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका 8वें का डी, यानी उपरोक्त सभी। नमा प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, ब्रिटिश भारत में नील की निज खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, यानी कि जो नील की निज खेती हुई है उसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है यहाँ पर कि निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक या तो खुद अपनी जमीन में या जमीन खरीदकर या भाड़े पर लेकर मजदूरों द्वारा खेती करवाते थे। अगला है बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। लेकिन निज खेती में यही विशेषता है कि यहाँ पर बागान मालिक या तो खुद अपनी ज़मीन में या फिर ज़मीन खरीद कर या फिर पट्टे वगैरह पे या भाड़े पर ज़मीन लेकर ये खेती करवाते थे। तो यहाँ पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि चूंकि नील का जो काम होता है, नील की जो खेती होती है एक मेहनत वाली खेती है, ये यानी आसान नहीं है नील की खेती करना। नील की खेती मेहनत वाली खेती है। दूसरी बात यह है कि नील की जो खेती की जाती है खास करके जहाँ जहाँ पर इसके वो बने हुए हैं, जहाँ पर प्लांट बने हुए हैं, जहाँ पर नील का परिशोधन होता है, तो उनके नज़दीक की जाती है। तो ये भी दिक्कत आती थी इन लोगों को कि वहाँ पर कैसे भी ज़मीन ली जाए। अब वहाँ पर जो किसान थे वो ज़मीन देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो उनकी उपजाऊ ज़मीन थी। तो कई बार इन्होंने जोर दम पर यानी जोर आजमाइश करके ज़मीन ले भी ली है, तो किसानों ने विद्रोह किया है, किसानों ने जो है बगावत की है। तो ये भी हालात देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या एक और निकल कर आती थी, जिस समय नील की खेती की जाती थी उसी समय धान की बुवाई भी होती थी, तो इस वजह से मजदूर मिलते ही नहीं थे। ये भी एक समस्या थी। दोनों ही कथन आपके सही हैं, यानी पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है अब आपका, ब्रिटिश भारत में नील की खेती की रैयत अनुबंध व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला है रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक गांव के मुखियाओं या रैयतों, रैयत का मतलब साउथ में किसान होता है, इनके साथ एक अनुबंध करते थे और जो अनुबंध पर दस्तखत करता था उसे नील उगाने के लिए कम ब्याज पर कर्जा मिलता था। कर्ज लेने वाले को कम से कम 40% जमीन पर नील उगाना होता था। अगला है बागान मालिक बीज और उपकरण देते थे, जबकि बुआई और देखभाल काश्तकार करता था। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपकी रैयती व्यवस्था है इसमें, इसके तहत बागान मालिक खुद ही यहाँ पर गांव के मुखियाओं को या फिर रैयतों को क्या है एक अनुबंध करते थे, इनके साथ एक यानी टाई अप करते थे। अनुबंध पर दस्तखत होने के बाद क्या करते थे, नील उगाने के लिए कम ब्याज पर यहाँ पे कर्जा भी मिलता था किसानों को, रैयतों को। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। जो भी किसान या रैयत या मुखिया कर्ज लेता था उसको अपनी जमीन के कम से कम 25% भाग पर नील की खेती करनी होती थी। यानी कि 25% का मतलब क्या है, किसी के पास मान लीजिए 100 बीघा जमीन है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 25 बीघा पर आपको क्या है नील की खेती करनी होगी। तो यहाँ 40% जमीन पर नहीं है बल्कि 25% है। यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। बागान मालिक यहाँ पर क्या करते थे, साथ के साथ बीज भी देते थे, उपकरण भी देते थे, क्योंकि यहाँ पर इसके नील की खेती करने के लिए उपकरण की आवश्यकता भी होती है। यानी 1 बीघा खेत के लिए कम से कम 2 हल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लोग बागान मालिक ये भी देते थे। इसके अलावा बुआई और देखभाल काश्तकार किया करते थे। काश्तकार का मतलब क्या है, वही पट्टे वाला किसान जो पट्टा ले लेता है, यानी कि पट्टे पर जमीन ले लेता है, तो वो उनकी देखभाल करते थे। तो यहाँ तीसरा वाला कथन सही है। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो आंसर है आपका बी वाला, केवल सेकंड कथन आपका जो है सही नहीं है। 11वां प्रश्न है अब आपका, ब्रिटिश काल में बागान मालिकों तथा नील की खेती करने वाली रैयत के मध्य टकरावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है
बंगाल के किसानों ने नील की खेती से इनकार कर नील विद्रोह की शुरुआत की। अगला है नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग बना, जिसने बागान मालिकों को निर्दोष बताया। थर्ड है 1918 में चंपारण में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए, चूंकि नील की खेती इतनी ज़्यादा दुष्कर थी, इसकी इतनी ज़्यादा कह सकते हैं मुश्किल भरी खेती थी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत भी लगती थी। इसके अलावा किसान को कोई मुनाफा नहीं होता था। किसान मुनाफा क्यों नहीं होता था? क्योंकि ना तो ये खाई जा सकती है, नील किसान के किसी मतलब का ही नहीं है, किसान उसे खा भी नहीं सकता है, मार्केट में बेच भी नहीं सकता है, क्योंकि ये अंग्रेजी ले जाएंगे इसे, और अंग्रेजी ही इसका पूरा अपना पैसा अपने पास रखेंगे, तो किसानों को तो कोई फायदा ही नहीं था। दूसरी बात ये थी, उनकी जो उपजाऊ जमीन थी वो भी खत्म होती जा रही थी, तो इस वजह से किसान यहाँ पे भड़क उठे हैं। तो बंगाल के किसानों ने नील की खेती से इनकार कर नील विद्रोह की यहाँ पे शुरुआत की है। तो ये बात है मार्च 1859 की बात है ये, यानी मार्च 1859 में यहाँ पर बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया है। और जैसे जैसे विद्रोह फैलता गया है, रैयतों ने जो बागान मालिक हैं इनको लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया है। खास करके आप देखेंगे यहाँ पर औरतें अपने आप में बर्तन लेकर इस लड़ाई में कूद गई हैं। कई जगह पर मालिकों की मार पिटाई भी की गई है, ठीक है। यानी कि जो अंग्रेजों के एजेंट होते थे, गुमाश्ता बोले जाते थे, गुमाश्ता को पकड़ पकड़ कर पीटा गया है, ये भी देखा गया है। और बाद में ये खबर जब कलकत्ता में फैली है तो कलकत्ता के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो भी इनकी हालत देखने के लिए चल पड़े हैं, और उन्होंने फिर बागान मालिक वगैरह या बागान मालिकों के व्यवहार को देखा है, नील की खेती में आने वाली समस्याओं को देखकर उन्होंने आर्टिकल वगैरह लिखने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ऐसे करके चारों ओर इसका पुरजोर विरोध हुआ है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। हालांकि इस विरोध के बावजूद यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को दबना पड़ा है, झुकना पड़ा है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, चूंकि 1857 की जो बगावत हुई थी, इसके बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह से डरी हुई थी। उसको लग रहा था कि मान लीजिए नील वाला विद्रोह भी हो जाएगा, तो अभी तो हमने 1857 का विद्रोह जैसे जैसे शांत किया है, एक और विद्रोह भड़क जाएगा तो हो सकता है कि हमारे लिए शांत करना मुश्किल हो जाए। इसलिए इन्होंने आनंद फानन में क्या किया है, आनंद फानन में इन्होंने यहाँ पर एक नील आयोग बना दिया है, इसको जांच करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नील आयोग ने खास करके जांच की है, और जांच में ये पाया गया है कि वास्तव में जो बागान मालिक हैं इन्होंने किसानों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं किसानों को टॉर्चर किया है, और इनसे बहुत ज़्यादा यानी कह सकते हैं जो भी कीमतें वगैरह हैं प्रॉपर कीमतें नहीं दी हैं, तमाम किसानों को दास बना के रखा है। तो इस तरह की यहाँ पर अनियमितताएँ पकड़ी गई हैं। तो इसके बाद जब नील आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, इसमें साफ साफ ये कहा गया है नील आयोग ने की रिपोर्ट में कि अगर जो खेती करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना चाहता है फिर ना करे, किसी पर जोर दबाइश नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर निर्दोष नहीं बताया गया है, बल्कि बागान मालिकों को दोषी पाया गया है। देखिए, यहाँ पर महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे हैं, तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया है। तो महात्मा गांधी यहाँ पर 1917 में 1970 में चंपारण में महात्मा गांधी जो है नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया है। तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत है, 1918 में नहीं है बल्कि 17 में है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है, केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है आपका 11वें का केवल एक। 12वां प्रश्न है अब आपका, 18वीं सदी में कैरिबियाई द्वीप समूहों में स्थित फ्रांसीसी बागानों में हुई बगावत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला है यहाँ पर, कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू में नील और चीनी के बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। अगला है यहाँ पर, 1795 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नीलों की खेती का जो उत्पादन है वो ठप हो गया। देखिए, बात कर लेते हैं तो जो कैरिबियाई द्वीप समूह हैं इन पे मोस्टली आप देखेंगे जितने भी जो लोग गुलाम थे वो खास करके अफ्रीका से ले जाए गए थे। तो यहाँ पर शुरुआत में तो वो काम करते रहे, क्योंकि जब इनके अत्याचार बढ़ गए हैं तो ये लोग अफ्रीका के जो भी दास थे एकजुट हो गए हैं, गुलाम एकजुट हो गए हैं, और 1791 में ये बगावत पर उतर आए हैं। इन्होंने तमाम जो है वहाँ पर कह सकते हैं बागानों को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा धनी मालिक वगैरह उनको मार दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल जब जैसी जाती दिखी है, वैसे ही 1792 में जो फ्रांस है, फ्रांस ने उपनिवेशों से दास प्रथा समाप्त कर दी है। तो 95 में नहीं की है बल्कि 92 में की है, और इसी के साथ कैरिबियाई द्वीप समूहों से नील की खेती ठप हो गई है। यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य है क्योंकि यहाँ पर ईयर गलत लिखी हुई है, 1792 में खत्म की है। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है, तो आंसर है आपका बी केवल सेकंड। 13वां प्रश्न है अब आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कूट आपको चुनना है। रैयत का मतलब आपको बताना है क्या है। रैयत का मतलब किसान होता है। तो यहाँ पर ए का चौथा
इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बीघा। तो ब्रिटिश शासन में ज़मीन की माप की एक इकाई हुआ करती थी बीघा, हालांकि ये आज भी प्रचलन में है आपके। महाल, महाल का मतलब होता है ग्राम समूह, ठीक है। निज, देखिए आपको पता है नील की खेती से संबंधित हैं ये निज और रैयती। निज का मतलब क्या है कि बागान मालिक जो हैं ये अपनी ज़मीन पर खेती किया करते थे। रैयती का मतलब क्या है, जो रैयत हैं यानी कि रैयत या गांव के मुखिया हैं, इनकी ज़मीन पर खेती की जाती थी अनुबंध करवाकर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 13वें का डी वाला, यानी आप यहाँ पर देखेंगे ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का पांचवा और ई का तीसरा। तो आंसर है आपका यहाँ पर 13वें का डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अपनी स्टडी जारी रखें। आपके मन में कोई क्वेरीज डाउट हो तो आप कमेंट करके वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप लोग धैर्य रखें। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नई सीरीज नहीं आएगी, मैं नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ, उस पर काम भी चल रहा है, तो आप तब तक धैर्य बनाए रखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।